नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ और मैं प्रोफ़ेसर रहा यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मैं अभी प्रोफ़ेसर एमेरिटस हूँ एक यूनिवर्सिटी। यूएचओ का हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हेल्थ मैसेज पहुँचाता है और क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। तो हम कुछ-कुछ हेल्थ मैसेज थोड़े-थोड़े करके आप तक पहुँचाते हैं जो कि तो आज एक बच्चों की बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी सीरियस हो सकता है अगर बच्चा थोड़ा कमज़ोर है जो और थोड़ा उसका पोषण ठीक नहीं है, मैल न्यूट्रिशन है जिसको कहते हैं, जो कि हमारे देश के लिए थोड़ा ये है जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में मैल न्यूट्रिशन अंडर 5 मैल न्यूट्रिशन काफ़ी हाई है और ये जो एक बीमारी है जो कि नॉर्मल बच्चे को शायद इतना नहीं खतरा होता है, जितना कि जो बच्चा मैलनरिश्ड है। और पहले एक बार हमने शायद आपसे बात किया था मीज़ल्स के बारे में जो कि मैलनरिश्ड चाइल्ड में 400 टाइम्स ज़्यादा हो खतरनाक होता है एक नॉर्मल चाइल्ड से। और एक ऐसा ही मीज़ल्स से नंबर 2 पे एक बीमारी होता है जिसको कि हम अपने भाषा में काली खाँसी कहते हैं या कुकर खाँसी कहते हैं या व्हूपिंग कफ कहते हैं, व्हूपिंग कफ। और इसका जो मेडिकल टर्म है इसको पर्टुसिस कहते हैं, पर्टुसिस। और इसको व्हूपिंग कफ अंग्रेजी में कहते हैं। ये बच्चों में ज़रा खतरनाक हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है पर बच्चों में और पर्टिकुलरली जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, वो काफ़ी जानलेवा हो सकता है। जैसे अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जहाँ गरीब बच्चे हैं, जहाँ पे उनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, उनका 3% मोर्टेलिटी है, जबकि अच्छे बच्चे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, जो जिनका अच्छा न्यूट्रिशन है, उनके हज़ारों में एक आध डेथ होता है मोर्टेलिटी पर इनमें तो ये एक हमारा कैटेगरी हमारे यहाँ अभी भी कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, पॉवर्टी के और कुछ ओवरक्राउडिंग है, हमारे जो कई रिमोट एरियाज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है और स्लम एरिया में काफ़ी अन अन ये है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत होते हैं और बच्चों लोग का साथ में पोषण भी ठीक नहीं है। माने हमारे जो अभी लेटेस्ट सर्वे किए थे एनएफएचएस उसमें 37% अंडर 5 बच्चे, करीब 30% के ऊपर माने 3 में से 1 बच्चा का स्टंटेड था, मतलब जितना ग्रोथ होना था हाइट उतना नहीं हुआ। 17% अंडरवेट थे माने एक्यूट मैलनरिश्ड और 6-7% तो बहुत बुरा कंडीशन था। उनका बहुत ग्रेड 3 मैलन्यूट्रिशन। तो ऐसे वातावरण में अगर ऐसा पिच हो, तो कोई भी गेंदबाज बहुत घातक हो सकता है। तो व्हूपिंग कफ एक ऐसा बीमारी है जो कि काफ़ी हमारे जानलेवा होते थे। हमारे पहले जब हमारा 1980s के पहले 1970s में हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तब 1000 बच्चे पैदा होते थे, उसमें से 140 बच्चे 1 साल के पहले ही देहांत हो जाता था। उसमें मीज़ल्स एक ये था, फिर व्हूपिंग कफ वाज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ डेथ इन अंडर 5 चिल्ड्रन। और बाद में क्या है दूसरे जो देश है, उन लोग का थोड़ा डेवलपमेंट फ़ास्ट हुआ है। वो अभी उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हुआ, उनका ओवरक्राउडिंग कम है, उनके बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा रहता है। तो वहाँ पे जल्दी व्हूपिंग कफ वगैरह चाइल्ड मोर्टेलिटी अपने आप कम हो गया। हमारे देश में अभी भी कुछ पॉकेट्स है, अर्बन एरिया शहरी इलाके में भी ऐसे पॉकेट्स है, ट्राइबल एरिया में ऐसे पॉकेट्स है, रिमोट एरियाज़ में ऐसे पॉकेट्स है, बच्चों का हेल्थ ओवरऑल हेल्थ कमज़ोर है। तो व्हूपिंग कफ हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए और इसको चाइना में कहावत है 100 डे कफ, 100 दिन का खाँसी। तो ये मतलब बहुत चालू कैसे होता पर होता कैसे है, बैक्टीरिया से होता है। बॉर्डीटेला पर्टुसिस, हमने कहा इसका मेडिकल नाम क्या है, पर्टुसिस है, तो इसका बैक्टीरिया का नाम है बॉर्डीटेला पर्टुसिस और बॉर्डीटेला पैरापर्टुसिस, 2 इसके हैं। मोस्टली पर्टुसिस से होता है और इसका शुरू क्या है, वैसे जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैलता है ऊपर से, खाँसी से फैलता है, नाक के नज़ले से एक बच्चे से दूसरे बच्चे फैलता है और काफ़ी इन्फेक्टिव है क्योंकि खाँसी बहुत होता है तो चारों तरफ इसका फैलता है बैक्टीरिया ड्रॉपलेट्स और इससे तो काफ़ी एक बच्चे से दूसरे बच्चे बहुत जल्दी फैलता है, बड़े से भी छोटे में फैल जाता है क्योंकि एडल्ट्स को भी होता है व्हूपिंग कफ।
उतना एडल्ट्स में जानलेवा नहीं होगा, पर खांसी काफ़ी दिन तक चल सकता है। तो इसका रनिंग नोज़ होगा, पहले फीवर होगा, रनिंग नोज़ होगा, गले, फिर खांसी चालू होता है। शुरू-शुरू में हल्का खांसी होता है, पर उसके बाद क्या खांसी के दौरे आ जाते हैं। खाँसता रहेगा, खाँसता रहेगा, खाँसता रहेगा, और खाँसते, खाँसते, खाँसते जब खाँसी खत्म होता है, हुप करके ऐसे आवाज़ आता है। इसीलिए उसका नाम व्हूपिंग कफ है। वो हुप आवाज़ क्यों आता है? क्योंकि वो खाँसते टाइम पूरा हवा निकालता है अपने छाती से, और जब वो आखिरी में हवा बहुत ज़ोर से अंदर लेना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से, तो हुप करके एक आवाज़ आता है। बच तो उसकी इसीलिए इसको व्हूपिंग कफ कहते हैं। और ये बहुत परेशान रहते हैं बच्चे जिनको होता है, बहुत ज़्यादा खाँसी के दौरे आने के वजह से वो प्रेशर बढ़ के कई बार ब्लीडिंग-वीडिंग भी हो जाता है, आँख के नीचे ब्लीडिंग हो जाएगा, सब कहीं नाक से ब्लीडिंग हो जाएगा, और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं कई बार। इसके कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकोनिमोनिया हो जाते हैं, निमोनिया हो जाते हैं, तो ये इससे मोर्टेलिटी, मृत्यु दर भी बढ़ जाता है। तो ये एग्ज़ॉस्ट हो जाता है बच्चा, खाँसते-खाँसते एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, और ये 1 साल के बच्चे को नीचे अगर होगा तो उसको बहुत तकलीफ़ होता है उस बच्चे को, उसका मृत्यु दर भी बढ़ जाता है, और बड़े बच्चे को भी हो सकता है और एडल्ट को भी हो सकता है। उनमें इतना शायद वूप करके आवाज़ ना हो, क्योंकि उनके लंग कैपेसिटी थोड़ा अच्छा रहता है, पर उनमें शायद इतना मृत्यु दर नहीं हो, पर छोटे बच्चे के लिए अंडर 5 एज तक काफ़ी सीरियस हो सकता है। और इसको एक ऐसा बीमारी है जो कि हमारा 1980s में हमारा इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम जो हमारा पहले बहुत लिमिटेड था, जो कि ऐसे बीमारी करते थे जिससे कि जानलेवा होता था। तो एक डिप्थीरिया हमने एक बार बात किया था, डिप्थीरिया में गले में मेम्ब्रेन मर जाता, वो भी जानलेवा हो जाता था बच्चों में। और ये पर्टुसिस, और एक टिटेनस, टिटेनस भी बच्चे खेलते हैं, ये कभी भी हो सकता है। तो ये 3 बीमारी का एक वैक्सीन, डीपीटी, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस, ये वूपिंग कफ, और ये वैक्सीन हम पहले 3 महीने में देते थे, फिर 1-1 महीने के गैप में, और अभी 6 हफ्ते से चालू करते हैं। तो ये एक वैक्सीन है जो थोड़ा काफ़ी जान बचाया बच्चों का। एक अभी कहने को ये ईज़ी रहता है कि हम वैक्सीन आने के पहले ही ये सब ठीक हो गया था, और अपने आप के वो हुए थे, डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुए थे। जैसे हमने कहा हमारे देश में आज के तारीख में भी कुछ कंडीशंस में ऐसे लोग जी रहे हैं, ऐसे बच्चे मैलनरिश्ड है, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम डेवलप्ड कंट्रीज़ में था। तो हमारा अभी जब तक वहाँ पहुँचेंगे, ये एक सहारा है, पर्टुसिस वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन है। इसके आंकड़े भी है हमारे पास, जो 1980 में एक 1.63 लाख केसेस, 1,63,000 केसेस हर साल होते थे, और मौत मैंने बोला 3%। उसके बाद जब डीपीटी चालू हुआ 1980s में, यूनिवर्सल ईपीआई चालू हुआ था, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसमें डीपीटी देते थे और पोलियो, और उसमें 2022 को, पहले 1980s में 1,63,000, 1 लाख, 1.5 लाख के ऊपर केसेस होते थे, और साथ में डेथ्स हज़ारों में होते थे। 2022 को खाली 12,600 केसेस हुए और 11 डेथ हुए। तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 1.5 लाख के ऊपर से 12,000 तक आ गए। तो इससे काफ़ी मैंने पर्टिकुलरली जो अंडर नरिश्ड बच्चा है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सब बच्चे हेल्दी हो, सब बच्चे न्यूट्रिशन अच्छा हो। सरकार को उसमें देखना चाहिए, माता-पिता को देखना चाहिए कि अगर बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा हो तो हो सकता है ये वैक्सीन का इतना रोल कम हो जाए। पर जब तक नहीं है, ये हमको एक प्रकार से ये ये इंटरिम मेजर है कि इसके लिए हमारे के लिए पर्टुसिस वैक्सीन काफ़ी दिनों से है, काफ़ी टेस्टेड वैक्सीन है। इसमें है, एक है कि जो बड़े बच्चे को ना नहीं देते हैं। इसका जो इनिशियल कोर्स है डीपीटी का 6 हफ्ते, फिर 1 महीना, फिर 2 महीना, 3 महीना, ऐसे 1-1 महीने के गैप में 3 डोज़ लगते हैं। उसके बाद एक डीपीटी 5 साल में डीटी लगता है। फिर बड़ा बच्चे को पर्टुसिस नहीं देते हैं कि कई बार बच्चे को कन्वल्शंस वगैरह आ जाते हैं, कई बार साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो वो एडल्ट के लिए और बड़े बच्चे के लिए उसका दूसरा प्रिपरेशन आता है पर्टुसिस का, जो छोटे बच्चे को जो देते हैं, वो हम बड़े बच्चे को वो वाला वैक्सीन हम नहीं दे सकते। उसको फिर ए सेलुलर वैक्सीन आता है,
वो अलग प्रोडक्ट आता है अगर आपको बड़े बच्चे को अगर देना है तो। और ये वुपिंग कफ का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स ही है, क्योंकि पर ऐसा है कि एक बार वुपिंग चालू हो जाए, खांसी चालू हो जाए, तो वो उसपे उसका जो कोर्स ऑफ इलनेस है उसका जितना बीमारी रोकता नहीं है वो पहले से ही अगर वैक्सीन से रुकता है, दूसरा या अपना कांटेक्ट हो गया किसी से तो कुछ एंटीबायोटिक्स है, एजिथ्रोमाइसिन, उससे आप कैरियर स्टेट है अगर फैलता है तो वो रोक सकते हैं। तो वो वेरी अर्ली स्टेज में शायद इसको रोक सकते हैं, या वेरी अर्ली देना चाहिए एंटीबायोटिक। पर एक बार थोड़ा खांसी एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन होता है इसके बॉडी टेरापोटिक, तो उसमें फिर ये एंटीबायोटिक उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये एक मैसेज देना था आपको। डीपीटी अगर हम अपने बच्चे को ये करेंगे, हमारे घर में किसी को अगर है तो हम पर्टुसिस वैक्सीन बचपन में तो हम ये करेंगे, क्योंकि ये अभी भी हमारे देश में हो सकता है, पर्टिकुलर जिस पॉकेट्स में ओवर क्राउडिंग है, जिस पॉकेट्स में मेल नरिशमेंट है, अपन वेल टू डू के बच्चे को ये सब बीमारियां होता नहीं है तो हमको लगता कि क्या है, फिर साइड इफेक्ट नजर आ जाते हैं वैक्सीन के, बीमारी नजर नहीं आता, तो उससे थोड़ा हमको ये होता है। पर जो बच्चे अभी भी ये है अंडर प्रिविलेज्ड है, वो कई बच्चों की जान अभी बचाता है ये। तो आज का हमारा यही मैसेज था। धन्यवाद। और हमारा एक ये है, एक हमारा हम फंड भी मेंटेन करते हैं जो कि क्राउड सोर्स से है, जो कि हम कोई फार्मा का हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, कोई वैक्सीन कंपनी का भी हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते। ऐसा फिर हम अगर वैक्सीन की बात करते हैं, ये नहीं है कि हम कोई वैक्सीन प्रमोट कर रहे हैं, हम वैक्सीन अच्छा है अच्छा बोलेंगे, डाउटफुल है डाउटफुल बोलेंगे। इसलिए हमारा को कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो और ना ही कोई हमारा पॉलिटिकल है। आप लोगों की मदद से हम ये चलाना चाहते हैं यूएचओ को, और आप तक निष्पक्ष से ये देना चाहते हैं आपको, विदाउट एनी इंडिपेंडेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। तो आपको जितना भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहे आप कर सकते हैं। धन्यवाद।